सरकारी राशन की दुकानों पर सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करेगी 112 पुलिस। पुलिस की आपातकालीन सेवा पर सोशल डिस्टेंसिंग न होने के करीब 1500 शिकायतें। एडीजी 112 असीम अरुण ने सभी जिलों को भेजा निर्देश। सरकारी राशन की दुकानों पर पुलिस लगाने के निर्देश। एडिशनल एसपी ऑपरेशन को मुख्यालय पर निगरानी के लिए लगाया गया। एडिशनल एसपी ऑपरेशन को मुख्यालय पर निगरानी के लिए लगाया गया। सरकारी राशन की दुकानों पर सोशल डिस्टेंसिंग अब मेंटेन करेगी 112। पुलिस की आपातकालीन सेवा पर सोशल डिस्टेंसिंग न होने की करीब 1500 शिकायतें हैं और एडीजी 112 असीम अरुण ने सभी जिलों को इसी को लेकर निर्देश भेजा है। यानी सरकारी राशन की दुकानों पर पुलिस लगाने के भी निर्देश हैं। यानी जहां जहां पर सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो नहीं किया जा रहा वहां पर खुद एडिशनल एसपी ऑपरेशन को मुख्यालय पर निगरानी के लिए अब लगाया गया। सरकारी राशन की दुकानों पर सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करेगी 112 पुलिस। एसके वाजपेयी हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। एसके, जरा पूरी जानकारी चाहेंगे किस तरीके से इस पूरे प्लान को एग्जीक्यूट किया जाएगा और जो लोग लापरवाही बरतेंगे उनके खिलाफ में क्या कार्रवाई होगी? बिल्कुल, जिस तरीके से हम बात करें उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से जो गरीब हैं या जिनके पास में बीपीएल कार्ड हैं उनको सरकार की तरफ से मुफ्त 5 किलो राशन दिया जा रहा है, जिसमें चावल मिल रहा है। उसके पहले खाद्यान्न जिसमें गेहूं और चावल जो राशन कार्ड वाले हैं उनको पहले ही बांटा जा चुका है। अब ये चावल का वितरण चल रहा है। तो लगातार शिकायतें आ रही थी कि जो भी सरकारी राशन की दुकानें हैं वहां पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो रहा है। लगातार लोग वहां पे एकत्र हो रहे हैं, जिससे कहीं ना कहीं महामारी फैलने की आशंका है। इसको देखते हुए जब ये 1500 से ज्यादा शिकायतें उत्तर प्रदेश 112 पुलिस सेवा पर आई तो उसके बाद एडीजी असीम अरुण ने ये निर्देश दिए सभी जिलों को कि अब इन स्थानों पर जो पुलिस 112 रहेगी वो तैनात होगी। उसके बाद ही इन दुकानों पर वितरण होगा, जिसको लेकर एडीजी ने सभी कप्तानों को निर्देश दिया है कि वो अपने यहाँ से पीआरवी संबंधित राशन की दुकान पर उपलब्ध कराएं। साथ ही साथ लखनऊ में इस पूरे मामले को मॉनिटर करने के लिए एडिशनल एसपी ऑपरेशंस को लगाया गया है। अगर कोई इसके बावजूद शिकायत आती है तो तत्काल वहां पर 112 को भेजा जाएगा। तो निश्चित तौर पर एक कोशिश है उत्तर प्रदेश पुलिस की आपातकालीन सेवा की, कहीं भी सोशल डिस्टेंसिंग का गड़बड़ी ना हो और पूरी तरीके से इसका पालन किया जाए ताकि इस महामारी से बचा जा सके। जी चलिए, बहुत शुक्रिया। देखिए, जाहिर सी बात है इस महामारी से बचने के लिए तमाम उपाय किए जा रहे हैं, तमाम इंतजामात किए जा रहे हैं ताकि इस खतरे को अब टाला जा सके, क्योंकि 21 दिन के लॉकडाउन के बाद में और अगले 3 तारीख तक लॉकडाउन को जारी रखना पड़ा सिर्फ इस वजह से ताकि इस महामारी से बचा जा सके। इस बीच जो भी लोग लापरवाहियां कर रहे हैं उनके खिलाफ में कड़ा एक्शन लिया जाएगा। ये सरकार की ओर से पहले ही तय किया जा चुका है। इसके अलावा अभी देखिए, क्योंकि राशन वितरण के दौरान में कई दफ़ा ये देखने को मिला है कि सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो नहीं किया जाता या फिर जो डिपो धारक हैं वो लोग सोशल डिस्टेंसिंग को प्रॉपर पालन नहीं करा पाते हैं। ऐसे में इन तमाम स्थितियों से निपटने के लिए अब 112 पुलिस खुद सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो कराएगी और ऐसी 1500 शिकायतें अब तक आ चुकी हैं। टीम 11 के साथ सीएम योगी ने बैठक की। बैठक में अधिकारियों को दिए गए सीएम योगी द्वारा निर्देश, कम्युनिटी किचन से सबको भोजन मिलता रहना चाहिए। जरूरतमंदों में और शेल्टर होम्स के निराश्रितों को मिलता रहे खाना। प्रदेश में कोई भी भूखा ना सोए। किसी के पास कोई भी कार्ड हो या ना हो लेकिन राहत जरूरी। घटतौली और जमाखोरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के भी आदेश दिए गए। एक्शन में चिकित्सा शिक्षा मंत्री सुरेश खन्ना ने गौशाला का निरीक्षण किया। गौवंश के चारे और रखरखाव की व्यवस्था का जायजा लिया। जानकीपुरम में नगर निगम के लक्ष्मण गौशाला का निरीक्षण किया। लखनऊ के प्रभारी मंत्री हैं सुरेश कुमार खन्ना। देखिए, चिकित्सा शिक्षा मंत्री सुरेश खन्ना भी फुल एक्शन मोड में हैं और आप देख रहे हैं किस तरीके से यहाँ पर इस गौशाला का निरीक्षण उनके द्वारा किया गया है। गौवंश के चारे और रखरखाव की व्यवस्था का उन्होंने जायजा लिया। रायबरेली और आसपास के जनपद वासियों के लिए खुशखबरी है। खबर यह है कि जिले में लॉकडाउन के दौरान एम्स की बंद हुई ओपीडी आज से शुरू हो चुकी है। डॉक्टर्स की तरफ से घर बैठे मरीजों को परामर्श दी जाएगी। इसके लिए व्हाट्सएप, वीडियो कॉल और फोन करके मरीज रायबरेली एम्स के डॉक्टर से बीमारी को लेकर सलाह ले सकते हैं। न्यूज़ वन इंडिया के संवाददाता ने एम्स में तैनात
डॉक्टर गौरव कुमार उपाध्याय से खास बातचीत की है, जहां पर डॉक्टर ने बताया कि आज से मरीजों को ओपीडी के लिए सलाह दी जाएगी। रायबरेली के साथ साथ अन्य जनपदों के मरीजों की कॉल्स को भी परामर्श दिया जा रहा है। आप भी सुनिए एम्स के डॉक्टर से न्यूज़ वन इंडिया की खास बातचीत में क्या कुछ अहम बातें रही। कोरोना वायरस को लेकर जिस तरह से रायबरेली का एम्स हॉस्पिटल जो है उसको बंद कर दिया गया, उसकी ओपीडी बंद थी, लेकिन स्वास्थ्य विभाग की एक फिर अच्छी पहल देखने को मिली है। उस ओपीडी को जो है एम्स की आज से फिर ओपन कर दिया गया है। अब लोगों को घर बैठे जो है इसका इलाज मुहैया कराया जाएगा। यहाँ पे ओपीडी संचालित हो चुकी है, डॉक्टर साहब भी बैठे हुए हैं और बाकायदा लोग वीडियो कॉल व व्हाट्सएप के जरिए यहाँ पे जो है सूचनाएं ले रहे हैं, अपनी जो क्या दवाइयाँ उनको चाहिए सारी चीज़ें यहाँ से ले रहे हैं। हमारे साथ डॉक्टर साहब मौजूद हैं, इनसे भी बात करेंगे आखिर किस तरह से जो इस ओपीडी का लाभ लोगों को मिलेगा। डॉक्टर साहब पहले आप नाम और अपना परिचय बता दीजिए। मेरा नाम डॉक्टर गौरव कुमार उपाध्याय है। मैं यहाँ पे असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ ऑर्थोपेडिक्स डिपार्टमेंट में, और साथ में मुझे डीएमएस का एडिशनल चार्ज मिला है। ओपीडी जो है पेशेंट्स को अभी ओपीडी में आने की ज़रूरत नहीं है। जो डिपार्टमेंट्स की ओपीडी यहाँ पे चल रही है उसमें हर एक डिपार्टमेंट को एक फ़ोन नंबर दिया गया है। पेशेंट्स उस फ़ोन पे वॉइस कॉल करके, व्हाट्सएप कॉल करके या मैसेज करके जो भी उनकी दिक्कतें हैं वो अपने रेस्पेक्टिव डिपार्टमेंट के डॉक्टर से पूछ सकते हैं, और डॉक्टर उन्हीं को फ़ोन के थ्रू जो है फ़ोन के माध्यम से उनकी जो भी परेशानियां हैं वो उनका निदान करेंगे, और जो भी दवाइयां हैं वो व्हाट्सएप के माध्यम से उनको भेज दी जाएंगी। तो अभी जो है इतना हम लोगों ने स्टार्ट किया है ओपीडी में, और इसके साथ आगे जैसे जैसे भी चीज़ें होंगी वो बताई जाएंगी। आज ओपीडी का पहला दिन है, तो किस तरह से पेशेंटों की कॉल आ रही है, कैसे जागरूकता उनको देखने को मिली, कैसे वो दवाइयाँ आपसे पूछ रहे हैं? मैं ऑर्थोपेडिक्स डिपार्टमेंट में हूँ और सुबह से करीब 10 कॉल अभी तक आ चुकी हैं आधे घंटे में। तो रेस्पॉन्स जो है पेशेंट्स का काफ़ी अच्छा है, और उम्मीद है कि काफ़ी पेशेंट्स को जो है इससे लाभ होगा। तो क्या केवल रायबरेली जनपद के आसपास के जनपद वाले भी जो संपर्क कर रहे हैं इसको लेकर? हाँ, सुल्तानपुर से, गौरीगंज से भी फ़ोन आ रहे हैं, महाराजगंज से भी फ़ोन आ रहे हैं। तो सर ये अगर बात कीजिए डॉक्टरों की, तो ओपीडी में कितने डॉक्टर बैठेंगे आज से, क्या है ये? हाँ, जितने भी डिपार्टमेंट की ओपीडी पहले चल रही थी एम्स रायबरेली में, वो सारे डिपार्टमेंट की ओपीडी चालू है। इसमें सर्जरी डिपार्टमेंट, गायनेकोलॉजी डिपार्टमेंट, ऑर्थोपेडिक्स, मेडिसिन डिपार्टमेंट, पीडियाट्रिक्स डिपार्टमेंट, डेंटिस्ट्री डिपार्टमेंट और ईएनटी डिपार्टमेंट, इन सब की ओपीडी चलेगी। आप मानते हैं स्वास्थ्य विभाग की एक अच्छी पहल है, लोगों को घर बैठे इलाज मिल जाएगा? बिल्कुल बिल्कुल, पेशेंट्स को इससे काफ़ी फ़ायदा होगा जो कि अस्पताल नहीं आ पा रहे थे पहले। जैसे कि डॉक्टर साहब का भी साफ साफ कहना है कि रायबरेली ही नहीं, आसपास के जनपद के जो है मरीज़ हैं, उनके परिजन हैं, वो कॉल करके बाकायदा जो है उपचार के लिए दवाइयाँ पूछ रहे हैं, बाकायदा वीडियो कॉल आ रहा है, फ़ोन आ रहा है। आधे घंटे में 10 से अधिक कॉलें आ चुकी हैं। रायबरेली नहीं, आसपास के जनपद चाहे सुल्तानपुर हो, गौरीगंज, अमेठी, हर जनपद से जहाँ पर भी एम्स नहीं है उसके आसपास के रायबरेली के जो एरिया है वहाँ से लोगों के फ़ोन आ रहे हैं और परामर्श दिया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं एक स्वास्थ्य विभाग की एक अच्छी पहल है, लोगों को घर बैठे लॉकडाउन के दौरान उनको इलाज मुहैया हो जाएगा, और बाकायदा उस सारी चीज़ें उपचार के तरीके से उनको बताया नरमी तरीके से उनको समझाया भी जा रहा है किस तरह से उनको दवाइयाँ लेनी है, क्या उनके लिए मेडिसिन है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे जो है अच्छे से बताई जा रही है। कहीं ना कहीं रायबरेली वासियों के साथ साथ अन्य आसपास के जनपद वासियों के लिए खुशी की खबर है। रोहित मिश्रा, न्यूज़ वन इंडिया, रायबरेली। खबर मुजफ्फरनगर से है, जहां पर जमीयत उलेमा हिंद के प्रदेश उपाध्यक्ष की अपील। मौलाना नजर ने मुसलमानों से अपील किया सभी नमाज अपने घरों पर ही रहकर पढ़ें, घरों से बाहर ना निकले। रमजान में तरावीही की नमाज अपने घरों पर अदा करें, कोरोना से बचाव के लिए लॉकडाउन का पालन करें। मौलाना नजर ने पुलिस और डॉक्टर्स पर हो रहे हमलों की भी निंदा की है। पुलिस और डॉक्टर्स पर हमला करने वालों पर कार्रवाई की मांग भी की है। दोस्तों, इस वक्त जो बीमारी सारी दुनिया में फैली हुई है, कोविड-19, ये ऐसी भयानक और खौफनाक बीमारी है कि दुनिया में इसका कोई इलाज नहीं। सारी दुनिया इस बीमारी के सामने बेबस और मजबूर नज़र आ रही है। सिर्फ इसका एक ही इलाज है, वो इलाज है कि आदमी अपने घरों में महफूज रहे, अपने घरों में सुरक्षित रहे। अगर घर से बाहर निकलेंगे तो इस बीमारी के लगने का डर है, बीमारी के लगने का अंदेशा है। डॉक्टर और पुलिसकर्मी रात दिन हमारी सुरक्षा के लिए मेहनत कर रहे हैं, लेकिन बड़ा ही अफसोस और दुख की बात है कि जो डॉक्टर्स और पुलिसकर्मी हमारी जान बचाने के लिए अपनी जान हथेली पर लेकर फिर रहे हैं, कई एक जगह पर उन्हीं के ऊपर हमले हो रहे हैं, जैसे मोरने में हुआ, मुरादाबाद में हुआ और पटियाले में हुआ। हम इन तमाम हमलों की मजम्मत करते हैं और तमाम ही लोगों से ये दरख्वास्त करते हैं कि हमें डॉक्टरों का और पुलिसकर्मियों का सहयोग करना चाहिए। अब आज
खबर हरदोई से है। पैदल ही अस्पताल पहुंची गर्भवती महिला। हॉटस्पॉट होने से गर्भवती को एम्बुलेंस नहीं मिली। मल्लावा में शासन के निर्देशों पर हॉटस्पॉट लागू किया गया। हॉटस्पॉट के कारण इलाके में लोगों का आवागमन बंद हुआ। अब यहां देखिए किस तरह से ये महिला दर्द में कराहती हुई अस्पताल जा रही है। कोई एम्बुलेंस नहीं मिली। हॉटस्पॉट के कारण इलाके में लोगों का आवागमन बंद है। कॉल किया, कोई सुन नहीं रहा। घर में पीड़ा थी, डिलीवरी केस था और सीएससी तक आने की पूरी सीमा बंद थी। तो मैंने 2-4 बार फ़ोन किया कम से कम, और कोई सुनवाई नहीं हुई। तो मैं अपने ऑटो से लाके यहाँ छोड़ा, फिर भी उसके बावजूद भी पैदल आना पड़ा। देश में इस वक्त कोरोना का कहर जारी है। इटावा के सफारी पार्क से एक अच्छी खबर है, लेकिन इस बीच पार्क की शेरनी ने जेनिफर एक बच्चे को जन्म दिया है। इस संक्रमण काल में मां और बच्चे दोनों की ही जो भी तस्वीर आप देख पा रहे हैं वो स्वस्थ हैं। दोनों बच्चे को जन्म देने के बाद शेरनी जेनिफर किसी को अपने पास नहीं आने दे रही। सफारी पार्क प्रशासन ने बताया कि बच्चे को जन्म देने के बाद शेरनी जेनिफर ने अभी भोजन करना छोड़ दिया है। वो सिर्फ पानी ही पी रही है। कोरोना संक्रमण को लेकर सफारी प्रशासन मां और बच्चे को लेकर बेहद सतर्क है। देखिए 15 तारीख की अर्ली मॉर्निंग लगभग 3:05 पे जेनिफर शेरनी ने एक बच्चे को जन्म दिया है। कोरोना के इस माहौल में जहां हर तरफ तनाव ही था या लोग लॉकडाउन थे, ऐसे समय में सफारी के लिए शुभ सूचना रही है। एक पॉजिटिव नोट के साथ 15 तारीख को उस बच्चे का जन्म हुआ है। सर जेनिफर के कितने बच्चे हैं? अब जेनिफर का यहाँ पे पहली डिलीवरी हुई है। अच्छा सर, इसके पहले सारे बच्चे जो थे जेसिका के थे। जेनिफर जेसिका की बेटी है। अच्छा। मतलब जेसिका की 3rd जनरेशन अब यहाँ पे आ चुकी है। जी। तो इसके पहले सारे बच्चे उसी के थे। 26 सितंबर को जेनिफर गुजरात से लाई गई है और लाने के बाद यहाँ प्रेग्नेंट हुई और ये उसके बच्चे हैं। सर कोरोना को देखते हुए क्या रखरखाव के लिए क्या एहतियात बरत रहे हैं, क्या नहीं? देखिए कोरोना को देखते हुए क्वारंटाइन की एक परंपरा सब ह्यूमन में डाली गई है और हम साथ जानवरों पर ज़्यादा सतर्क हैं, क्योंकि इनके जो पहचान है ये बहुत बाद में उभरती है। तो ऐसे देखते हुए ये कोरोना के प्रारंभिक दौर में ही एक सिंगल आदमी को ऑपरेशन के लिए इसको लगाया गया है। वो डांगरी पहन के अंदर उसको हैंडल करेगा, उसको खाना देगा या पानी देगा, उसके अलावा कोई नहीं जाता। बाकी सारे अधिकारीगण, इवन प्रबंधन के भी अधिकारी इसको सीसीटीवी कैमरे पे वॉच करते हैं। सिर्फ उसी कर्मी को जाने की छूट प्राप्त है। 7 दिन जब समय बीत जाएगा तब उसको डॉक्टर उसको हैंडल करने का प्रयास करेंगे। और चलिए इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन आगे भी खबरों का सिलसिला जारी बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।